हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 से एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोगों ने पिछले वीडियो में हल कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कि हमको करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ स्थितियाँ दी गई हैं और उन स्थितियों को हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया कि ओनली आपको रिप्रेजेंट करना है, मतलब इस क्वेश्चन का हल आपको ज्ञात नहीं करना है, केवल इन्हें समीकरण के रूप में बदलकर आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा गया है कि हमारे पास एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल है 528 स्क्वायर मीटर। क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब हमें इस स्थिति को एक इक्वेशन के रूप में बनाना है और शर्त होनी चाहिए कि इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक हो, अर्थात द्विघात समीकरण के रूप में हो। तो चलिए सबसे पहले हम पहले नंबर वाले प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ हम ध्यान देंगे कि भूखंड जो है वो हमारा आयताकार है और लंबाई और चौड़ाई के बीच में हमें रिलेशन है। तो उस रिलेशन को पहले हम यहाँ मानक रूप में लेते हुए सरल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं कि माना भूखंड की चौड़ाई। हम भूखंड की चौड़ाई इसलिए मानेंगे कि जो लंबाई है वो चौड़ाई पर ही निर्भर करती है। जब हमें चौड़ाई का मान मालूम होगा और हम फिर उसके दुगने में 1 प्लस करेंगे तो हम वो मान जो मिलेगा वो हमारी लंबाई होगी। वो क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिखा गया है। अब देखिए, भूखंड की चौड़ाई को हमने मानक रूप में मानते हुए x मीटर ले लिया। ठीक है, इसलिए अब आपको मिल जाएगा भूखंड की लंबाई जो चौड़ाई के दोगुने से, तो चौड़ाई का दोगुना हो जाएगा 2x और उसमें हम ऐड करेंगे +1, एक अधिक है। अब ये हो जाएगा भूखंड की लंबाई। भूखंड की चौड़ाई थी हमारी x मीटर, लंबाई को हमने दोगुना किया 2x एंड +1 2x + 1 मीटर, ये हमारी भूखंड की लंबाई हो गई। अब हमसे प्रश्न में कहा है कि उस भूखंड का क्षेत्रफल जो 528 वर्ग मीटर है, तो आप बताइए हमें कौन सा समीकरण एक रूप देना है जिसमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का रिलेशन उसके क्षेत्रफल से मैच करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। आप जानते हैं भूखंड में लंबाई और चौड़ाई दिया गया तो उसका शेप जो रेक्टेंगुलर हो गया, अर्थात आयताकार है। इसलिए हम जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई ये हमारा होगा भूखंड का क्षेत्रफल। ये हमारे क्वेश्चन में कहा गया है। अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ लंबाई के जगह हो गया 2x + 1, चौड़ाई के जगह हम लिख देंगे x और क्षेत्रफल के जगह पे 528। यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम इसको रिमूव करेंगे ब्रैकेट को, 2x² + x = 528 और इसको हम पक्षांतर करते हुए लिखेंगे 2x² + x - 528 = 0। ये हमारा वांछित समीकरण होगा जो इस पहले दिए गए प्रश्न को द्विघातीय रूप में प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो देखिए कितनी सरलता से हम लोगों ने केवल उस समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में प्रेजेंट कर दिया। जब इस प्रश्न को आपसे कहता कि लंबाई और चौड़ाई आप बताइए, तब हम इसके आगे स्टेप में हम इसको हल करते हैं। फिलहाल अभी आपको यहाँ पर प्रश्न को हल करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले वीडियो में आपको द्विघात समीकरण हल करने के मेथड बताए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी क्रम में अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में टॉपिक थोड़ा सा चेंज करते हुए आपसे कहा है कि हमारे पास 2 नंबर जो कॉन्सेक्यूटिव हैं, अर्थात क्रमागत हैं, पॉजिटिव हैं, मतलब धनात्मक होंगे। तो इसका मतलब हम दोनों धनात्मक पूर्णांकों को लेते हैं और उनका गुणनफल कर लेते हैं, मतलब दोनों का गुणा किया जाए तो प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है 306, मतलब 306। तो पूर्णांक क्या होंगे? ठीक है, क्रमागत आप जानते हैं कि क्रमागत संख्या 2 प्रकार की ली जाएंगी। 3 प्रकार के प्रश्नों में पूछते हैं। एक तो नॉर्मल क्रमागत पूछा जाता है, एक क्रमागत सम संख्या पूछा जाता है, एक क्रमागत विषम संख्या। तो यहाँ पर पहले हम प्रश्न में देखेंगे कि क्रमागत जो संख्याएं दी गई हैं वो किस प्रकार की हैं। तो यहाँ आपको सिंपल रूप से कहा गया क्रमागत है और धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको नॉर्मली सम और विषम को ध्यान में नहीं रखना है। अब एक क्रमागत के बाद दूसरे क्रमागत को आपको सोचना पड़ेगा। जैसे अगर हम किसी संख्या को सोचते हैं 5,
तो उसकी अगली संख्या क्रमागत वाली होगी 6, 6 के आगे की क्रमागत होगी 7। मतलब एक संख्या की अगली क्रमागत संख्या जानने के लिए हमको उसमें +1 जोड़ना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम इसको पहले बीजगणितीय रूप में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना पहली संख्या जिसको हम लेंगे x के रूप में, इसलिए जो आपकी दूसरी संख्या होगी, तो चूंकि दोनों क्रमागत हैं इसलिए x में हमने ऐड कर दिया +1। तो एक संख्या होगी x और दूसरी संख्या आपकी होगी x + 1। अब जैसा कि आपसे क्वेश्चन में कहा है, अतः प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो गुणनफल है वो 306 है। तो इसका मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हमारी होगी उसका इक्वेशन रूप। आप चाहें तो यहाँ भी उत्तर दे सकते हैं, लेकिन आपको उसका द्विघात रूप करके दिखाना है। तो थोड़ा सा हम यहाँ गुणनफल ले लेते हैं। x का मल्टीप्लाई x में किया गया तो x² + x = 306, इसलिए द्विघाती रूप होगा x² + x -306 = 0। ये इस दूसरे प्रश्न का द्विघाती समीकरण रूप होगा। देखिए कोई बहुत ही ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है जिसको हल करने में समस्या हो, बस आपको बेसिक मालूम होने चाहिए, प्रश्न को लिखने का मेथड मालूम हो। और यहाँ पर इस तरीके से हमने प्रश्न संख्या 2 को भी हल कर लिया। केवल समीकरण का रूप ही देना था और जो समीकरण हमको मालूम हुआ वो x² + x -306 = 0। ये हमारे द्विघाती समीकरण का रूप हो चुका है। अब इस क्रम में बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ। यहाँ ध्यान देंगे 4 तरीके का प्रश्न दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो है वो आपके लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो संख्याओं पर है। तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया वो एज रिलेटेड है और चौथा क्वेश्चन जो है वो स्पीड और डिस्टेंस रिलेटेड है। तो आगे ऐसे आपको समीकरण में बहुत सारे क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा, तो हम आगे आने वाली वीडियो में इस पर बातें करेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक कोई बालक है रोहन और रोहन की माँ जो उनसे एज में 26 वर्ष की बड़ी हैं। ध्यान से इस प्रश्न को सुनिएगा। रोहन है और रोहन की माँ है, दोनों के बीच का जो एज डिफरेंस है वो 26 ईयर्स है। और कहा गया है कि प्रेजेंट एज से 3 साल के बाद, प्रेजेंट एज से 3 साल के बाद अगर हम दोनों की एज का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मल्टीप्लाई के रूप में मिलेगा 360। ठीक है, तो पूछा है प्रेजेंट एज आप बता दीजिए। तो हम प्रेजेंट एज को मानक मानेंगे और वहाँ से प्रश्न को हल कर लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 सबसे पहले मानेंगे कि माना रोहन की आयु, क्योंकि रोहन के माताजी की आयु रोहन पर डिपेंड है, इसलिए रोहन की आयु को हमने मान लिया x वर्ष, इसलिए उनके माता की जो आयु होगी वो रोहन से 26 ईयर्स अधिक होगी। मतलब x + 26 ईयर्स, ये हो गए रोहन के माताजी की उम्र। अब शर्त है आज से 3 साल बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक समीकरण के लिए एक बाउंडेशन है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद सबसे पहले हम 3 वर्ष बाद की उनकी उम्र ज्ञात करेंगे। जब कोई भी चीज़ 3 वर्ष के बाद होगी तो उसमें 3 वर्ष जोड़ दिया जाएगा। तो रोहन अगर वर्तमान में x के होंगे तो 3 वर्ष बाद उनकी उम्र हो जाएगी x + 3 वर्ष। ठीक है, और तब इसी क्रम में जो उनकी माता जी होंगी उनकी जो आयु होगी वो x + 20x है और 3 वर्ष अगर हम उसमें जोड़ देंगे तो 26 + 3 जो मिलके हो जाएगा 29। ये हो जाएगा रोहन के माता जी की उम्र। अब यहाँ से इस प्रश्न में करना है कि 3 वर्ष बाद जो दोनों लोग की आयु होगी उनका हम गुणनफल लेंगे। तब जैसा कि उन्होंने प्रश्न में कहा है रोहन की आयु मल्टीप्लाई उनके माता जी की आयु और उनका प्रोडक्ट हमको मिलेगा 360, जैसा कि प्रश्न में हमसे कहा गया है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x का मल्टीप्लाई x में x² हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे 29x, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 3x और 3 का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो 87। ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट जो होगा वो 360।
थोड़ा सा लाइक टर्म को हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 और इसको एक्सचेंज करके दूसरे साइड में करेंगे तो -360। ठीक है, इसलिए जो आपका समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। 360 से 87 को माइनस करना है और 15 माइनस 8 तो ये आपका आएगा 273 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमको समीकरण मिला है वो प्रश्न संख्या 3 का एक द्विघाती समीकरणीय रूप होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। इस तरीके से जो समीकरण मिला हुआ है वो प्रश्न संख्या 3 का एक प्रासंगिक और बीजगणितीय रूप होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सरल कर लिया है। हम लोग केवल एक समीकरण का रूप देकर यहाँ पर छोड़ रहे हैं क्योंकि प्रश्न में हमसे वही करने के लिए कहा गया है। तो चलिए आगे इस क्रम में हम प्रश्न संख्या 4 को भी हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 में जो स्पीड और डिस्टेंस रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि समीकरण को सॉल्व करते वक्त हमको आइडेंटिटी और हमें बेसिक सूत्रों का ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 4 में हमसे बात क्या कहा गया है। कहा गया है कि एक कोई रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक बराबर चाल से तय कर लेती है। ठीक है, समान चाल है, चाल आपको बताया नहीं है। और फिर इसमें शर्त क्या है कि अगर उसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो जो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर उसको तय करने में उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं। पहले जिस चाल से चलता था और बाद में अगर 8 घंटा कम कर देते हैं तो समय लगता है 3 घंटा अधिक। तो पूछा गया है रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। चाल आपको ज्ञात नहीं करना है, केवल द्विघाती समीकरण का रूप देना है। तो चलिए अगर रेलगाड़ी की चाल पूछा है तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, माना जो हमसे प्रश्न में कहा है रेलगाड़ी की चाल जो होगी x किलोमीटर पर आवर, ये जो प्रेजेंट की होगी जिसमें एक समान चाल से चल रहा था और आपको दी गई है कुल दूरी 480 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हो रहा 3 घंटा समय अधिक लगता, मतलब समय को दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर सूत्र अप्लाई करेंगे। समय बराबर आप जानते हैं समय जो होगा उसका सूत्र होता है दूरी बटे चाल से। तो समय जो होगा, अब देखिए समय इस कितना लग गया इस इक्वेशन के लिए, तो समय आपका हो गया 480 बटे x घंटा। ठीक है, ये देखिए ये जो नॉर्मल था जिस रेलगाड़ी जिस समान चाल से चल रही थी उसमें इसके अकॉर्डिंग 480 बटे x घंटे समय लग रहे थे। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे अगर यहाँ पर चाल को बदल दी गई, ठीक है, नई चाल पुरानी चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, x माइनस 8। ठीक है, दूरी तो आपकी वही रहेगी 480 किलोमीटर, इसलिए तब दूसरे कंडीशन में जो समय होगा वो होगा दूरी 480 और समय हो गया x माइनस 8 घंटे। ठीक है, तो अब इन दोनों के अकॉर्डिंग हमको करना क्या है, आप यहाँ एक इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को बैलेंस में करेंगे। देखिए 480 बटे x माइनस 8 और यहाँ पर लिखेंगे 480 बटे x। समीकरण के रूप में समता का चिन्ह लगा हुआ है, दोनों पक्ष होने चाहिए बराबर, लेकिन आप गौर करेंगे ये 3 घंटा कम समय लेता है 480 बटे x और 480 बटे x माइनस 8 ये 3 घंटा अधिक लेता है। तो समता का चिन्ह अभी लगा तो है लेकिन दोनों पक्ष बराबर नहीं है। बैलेंस करने के लिए जो गाड़ी 3 घंटा कम समय लेती है या तो आप उसको प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए 3 घंटा डिले करिए, मतलब इसको देर करिए, 3 घंटा लेट आए पहले मत आए, तब या तो इक्वेशन बराबर होगा, या तो जो गाड़ी 3 घंटा अधिक समय लेती है उसकी स्पीड को आप बढ़ाइए, वो प्लेटफॉर्म पर 3 घंटा पहले पहुंचे, मतलब उसकी समय में आप कमी करिए। तो दोनों तरीके से आप इक्वेशन बराबर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो रेलगाड़ी जो पहले में 3 घंटा पहले पहुँच जाती थी और ये दूसरे कंडीशन में 3 घंटा अधिक समय लेता था, तो हमने बैलेंस करने के लिए
3 घंटा ऐड कर दिया, उसे प्लेट यहाँ पर रोक दिया गया कि भाई आप 3 घंटे रुकिए, अब जाके दोनों इक्वेशन क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अब इसे समीकरण का रूप देते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 480 बटे x माइनस 60, इस पक्ष को हम हल कर लेंगे। 480 बटे x एलसीएम हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 3x। ठीक है, देखिए एलसीएम हो जाएगा 480 और प्लस कितना हो गया, 3x। अब यहाँ पर जो होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा कर देंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 480 प्लस 3x में मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 8 का, और फिर 480 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे x का। ठीक है, तिर्यक गुणा जानते ही होंगे आप लोग। चलिए गुणा हम लोग कर लेते हैं। 480 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा 480x प्लस इंटू माइनस माइनस 8 × 64, 8 × 32 और 6 38, जीरो बढ़ जाएगा 3840, प्लस का गुणा करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 8 × 3 24x, और इधर होगा 480x। 480 पॉजिटिव में है, इधर भी पॉजिटिव में है, बराबर संकेत थे तो यहाँ पर काट दिया गया। अब इधर बच गया हमारे पास 0, तो यहाँ पर इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर कितना हो गया, 0। अब यह करके अगर हम इसमें से 3 कामन ले लें तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 × 3, 3 × 6, 3 × 8 24, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 का एक द्विघाती समीकरणीय रूप आपको प्राप्त हो गया। देखिए हम लोगों ने बड़ी ही सहजता से बिना किसी कठिनाई के चारों प्रश्नों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। आगे आने वाली वीडियो में, आगे आने वाले चैप्टर में आपको द्विघात समीकरण को सरल करने की विधि भी बताई जाएगी। तब तक वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।